अस्सलाम वालेकुम। तो हमने जो लाइव लोड था, डेड लोड था, उसको डिफाइन कर दिया, मैशिंग कर दी। उसके बाद लीनियर लोड हमने अप्लाई कर दिया। सुपरइम्पोज डेड लोड था, अप्लाई कर दिया फ्रेम स्ट्रक्चर पे, स्लैब पे। अभी हमने अर्थक्वेक के हवाले से, डायनामिक लोड के हवाले से कुछ डिफिनीशन है, वो हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे मास सोर्स से मुराद है कि आपका कौन सा मास पार्टिसिपेट करेगा ड्यूरिंग अर्थक्वेक। फ्रॉम एलिमेंट इन एडिशनल मासेस, फ्रॉम एलिमेंट एडिशनल मासेस एंड लोड्स, ये आप चेक कर दें। यहाँ पे डेड लोड आप ऐड कर दें। डेड लोड जो भी है वो आपको 100% पार्टिसिपेट करेगा। लाइव लोड डिपेंड करता है। अगर आपका लाइव लोड आपका कोड के हिसाब से, कोड की लिमिटेशन दी है, वहाँ से आपका अगर ज़्यादा होता है 4 पॉइंट समथिंग उसकी वो यूनिट है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर बढ़ जाता है तो आपने उसको वहाँ पे 50% लेना है, नहीं तो आपने इसको 20%, तो 0.25 ऐड कर दें। ये आपका मास सोर्स ये कि आपका जो फ्लोर है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से एक वन बॉडी वो कंसिडर किया जाता है मॉडलिंग पर्पस के लिए। तो वो वहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होती है मास की, वो तो मास सोर्स है। इसको मैं ओके कर देता हूँ, इसको डिफाइन कर दें। डिफाइंड में जाए, उसके बाद आप आ जाए फंक्शन में, इस टाइम हिस्ट्री और रिस्पांस स्पेक्ट्रम में। तो मैं टाइम हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा, रिस्पांस स्पेक्ट्रम पे क्लिक कर दूंगा। मैं इसको यूज़ करते हुए रिस्पांस, ये दोनों मेथड है, इसको यूज़ करके एनालिसिस हम करेंगे रिस्पांस स्पेक्ट्रम की मेथड से। ओके कर दें। यहाँ पे मुख्तलिफ़ कोड्स, मैं UBC 97 पे जाऊँगा, सिलेक्ट कर देता हूँ और ऐड फंक्शन कर देता हूँ। इस फंक्शन को मैं कहता हूँ रिस्पांस स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ पे आपके डैम्पिंग रेशियो 5%। ये स्ट्रक्चर डायनामिक में हर चीज़ क्लियर है। यहाँ पे कोई ये सिस्मिक कोफिशिएंट है, सिस्मिक ये, लेकिन इसके लिए यहाँ से मैं फ़िलहाल इसको ओके कर दें, डिफाइन करके इसको छोड़ दें। डिफाइंड में जाएं, मास पैटर्न में जाएं, अर्थक्वेक लोड, इसको आपने मॉडिफाई नहीं किया था। ये आपके पास EX से 5% ओवरराइड, ठीक है। प्रोग्राम कैलकुलेटेड, ठीक है, ये प्रोग्राम कैलकुलेटेड। ये लेट सपोज आप किसी सॉयल प्रोफाइल आपका है D, जो सॉयल टाइप D है उसको आपने सेलेक्ट कर दिया। तो सिस्मिक जोन फैक्टर आप जोन 4 में है, जोन 3 में हूँ मैं 0.3 इस्तेमाल करूँगा। आप अगर जोन 1 में है तो 0.075, और जोन 2A में है तो ये, और जोन 2B में है तो ये, और जोन 3 में है तो ये। मैं जोन 3 में, ये मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर है। ये भी आपका बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान या UBC 97 दोनों में गिवन है। तो ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर क्या होता है और इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। ये आपका कंक्रीट फ्रेम के लिए, स्टील फ्रेम के लिए ये आपके पास गिवन है ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर। ये बेसिकली डिपेंड करता है डक्टिलिटी पे। आप इसको अगर कंसिडर करते हैं हाई, तो इसका मतलब है कि आपके पास डक्टिलिटी है वो आप इसको स्ट्रांग कंसिडर करते हैं। मैं इसको अगर इंटरमीडिएट फ्रेम है, मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है, या ऑर्डिनरी मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है, तो उस हिसाब से ये चेंज होता रहता है। मैं इसको स्पेशल मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम SMRF के तौर पे कंसिडर करता हूँ। ओके, इम्पार्टेंस फैक्टर 1 रख देता हूँ। इम्पार्टेंस फैक्टर किसी असेंबली हॉल के 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1.25 भी हो सकता है। इसको मैं कर देता हूँ 1, यहाँ से ओके कर देता हूँ। और सेम में इसको Y कर देता हूँ, SD कर देता हूँ, क्योंकि X डायरेक्शन में सॉइल प्रोफाइल चेंज नहीं हो सकती, वो सेम उसी जगह के लिए होगा। 0.3 होगा, ये सेम है, इसको ओके करें, ये आप ओके करें। तो यहाँ से आपका मॉडिफाई में जाएं, जो यूज़र डिफाइंड CACV 3654,
ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये इसी कैलकुलेशन के बेस पे आ गया। इसी वजह से तो सेप 2000 आपकी मैनुअल कैलकुलेशन से कई गुना बेहतर है कि ये प्रोग्राम्ड है और बेहतरीन प्रोग्राम्ड है। आपके जो महीनों के काम है वो आपके मिनटों में हो जाते। तो यहाँ से मैं इसको ये आप चेक कर ले 0.36.54, ये आपने याद रखना है 0.3654। ओके ओके, ये मैंने क्यों किया ये अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे आ जाए जॉइंट पैटर्न, इसमें आप आ जाए, इसको आप मॉडिफाई कर। ये आपके पास कितना था 0.36, ये आपके पास 0.54। चलो ठीक है, ये इस हिसाब से अपना ग्राफ बना देगा। बाकी आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओके कर दें। बाकी आप रिस्पांस स्पेक्ट्रम के बारे में स्ट्रक्चर डायनामिक को आप डिटेल से देखें, वो फिर एक लेक्चर आपका बहुत लंबा हो जाएगा। इसको यहाँ पे ओके कर दें। तो आपने जितने भी अर्थक्वेक के हवाले से जो इनपुट्स थी वो ऑलमोस्ट आपने कर दिए। उसके बाद आप जाए डिफाइंड में आप जाएंगे। जो मॉडल एनालिसिस होता है ये आपका सर्विस डिज़ाइन पे बड़ा इफ़ेक्ट करता है कि आपकी ड्रिफ्ट कितनी होनी चाहिए अलाउेबल, आपकी बेस शेयर वगैरह तो आपकी रिस्पांस स्पेक्ट्रम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो वीडियो थी स्ट्रक्चर डायनामिक के हवाले से, ये ऑलमोस्ट हमारा जो अर्थक्वेक इनपुट के हवाले से थी वो ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो गई है। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं रह गई है जिसके बारे में हम जॉइंट पैटर्न चेंज नहीं, इसको हम कर देंगे रिटेनिंग वॉल के सेशन में, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं हमारे पास लोड केस जो था मॉडल के बारे में मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडल के मुख्तलिफ़ इनपुट्स हैं, मुख्तलिफ़ मोड्स हैं। तो हमारे पास 2 स्टोरी बिल्डिंग है। ये आपके पास इसको नंबर ऑफ मोड्स 12 हैं, मैं इसको 9 कर देता हूँ, पर स्टोरी 3 कर देता हूँ, ठीक है। ये आप उस हिसाब से रखें। यहाँ पे आपका एक और ऑप्शन है कि यहाँ से हाँ बकलिंग, स्टेडी स्टेट, मुख्तलिफ ऑप्शन है। मैं इसको हाई रिस्पांस स्पेक्ट्रम कर देता हूँ, ठीक है। रिस्पांस स्पेक्ट्रम और मॉडल केस, ठीक है। स्पेक्ट्रम 1 के नाम से, ठीक है। ओके, स्पेक्ट्रम 1 ये आप CQC रख दे। यहाँ पे आपके पास मॉडल, ठीक है। अब U1 डायरेक्शन में ये स्केल फैक्टर IG डिवाइडेड बाय R, तो I आपके पास 1 है, G आपके पास 9.81 डिवाइडेड बाय R आपके पास 8.5 ऐड कर दें। U2 डायरेक्शन में, UZ में हम अर्थक्वेक नॉर्मली नहीं करते, वर्टिकल डायरेक्शन में अर्थक्वेक डिज़ाइन बिल्डिंग डिज़ाइन नहीं होती, ये या X डायरेक्शन में होती है या Y डायरेक्शन में होती है। यहाँ से फिर हम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये आप इसको इसको हम क्या कर देते हैं, ये आपसे मॉडल डैम्पिंग कांस्टेंट ऐड, ठीक है। डैम्पिंग 5% चाहिए, ओके कर दें। और इसमें और कोई ऐसे हमारे पास रिस्पांस स्पेक्ट्रम जो हमने डिफाइन किया था वही फंक्शन आ गया, ठीक है। इसको आप ओके करें। इग्नोर लास्ट डिजिट, आप इसको मॉडिफाई करके चेक करें क्या एरर देना है इसमें। ठीक, तो आपने मॉडल एनालिसिस भी समझ लिया कि मॉडल एनालिसिस क्या होता है।
मॉडल एनालिसिस बेसिकली आपकी डायनामिक एनालिसिस है, और जब रिज़ल्ट इसके इंटरप्रेट करेंगे तो हम उसमें डिटेल में देखेंगे। ये आपकी सर्विस डिज़ाइन पे हेल्प कर देता है। आपकी ड्रिफ्ट, अलाउबल ड्रिफ्ट कितनी होती है, आपकी बॉन्डिंग इफ़ेक्ट कितना होता है इसमें, आप कितनी किसी बिल्डिंग को, आरसीसी बिल्डिंग को अलाउ कर देते हैं कि उतनी पॉइंट तक वो ड्रिफ्ट दे दें, स्टोरी ड्रिफ्ट दे दे मैक्सिमम ड्रिफ्ट दे दे। वो बाद में हम रिज़ल्ट इंटरप्रेट करेंगे तो उसमें हम डिटेल से करेंगे। अभी हमने अपने डिज़ाइन पर्पस के लिए रीइंफोर्समेंट, असल ये कि हमने अपने मेंबर को चेक करना है कि ओवर स्ट्रेस है या नहीं है, कहीं पे रीइंफोर्समेंट अगर हम, क्योंकि ये रीइंफोर्स बेस्ड डिज़ाइन है, तो रीइंफोर्समेंट जहाँ पे ज़्यादा होगी, डेप्थ कम होगी, तो ओवर रीइंफोर्स स्ट्रक्चर भी अलाउ नहीं करता है। तो हम अभी अर्थक्वेक, ग्रेविटी डिज़ाइन दोनों को हम कंबाइन करके डिज़ाइन कर देंगे। जहाँ पे किसी जगह पे हमारा मेंबर अगर फेल होता है तो हम उसको कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे उसके साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, और कैसे हम उसको ओवरकम कर देते हैं। उसके बाद के स्ट्रक्चर हमारे ड्रिफ्ट में फेल होता है, ड्रिफ्ट लिमिट से बाहर हो जाती है, तो हम उसकी कैसे स्टिफनेस बढ़ा देते हैं, कैसे उसके बाद स्टिफनेस क्या होती है, ये आप तफसील में एकेडमिक बुक से, लिटरेचर से आप देख सकते हैं कि किसी भी बिल्डिंग की स्टिफनेस हम कैसे इंक्रीज़ करते हैं। मोटा मोटे मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, जो फ्रेम स्ट्रक्चर है आरसीसी का, वो उसकी स्टिफनेस आपकी डिपेंड करती है आपकी कॉलम पे, आप कॉलम के साइज़ पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ़ कॉलम पे डिपेंड करती है, शेयर वॉल पे डिपेंड करती है। ये चीज़ आप जहन में रखें। बाकी आपका बीम का साइज़ छोटा बड़ा करने से आपकी स्टिफनेस इफ़ेक्ट नहीं करती। आपकी स्टिफनेस उस केस में इफ़ेक्ट करती है कि आपकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास, अगर बीम की वजह से मास बढ़ जाता है, तो लेटरल मास अगर बढ़ जाता है तो फिर वो इसको इफ़ेक्ट करती है। लेकिन नॉर्मली जो चीज़ है सब कुछ कांस्टेंट रखी है, वो आपका कॉलम है। तो कॉलम की ज्योमेट्री बड़ी इम्पॉर्टेंट रखती है। किसी भी जगह पे आपका कॉलम, आपके बिल्डिंग की सिमेट्री होनी चाहिए। आपके बिल्डिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ रिजिडिटी मैच करनी चाहिए। अनसिमेट्रिक बिल्डिंग में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ रिजिडिटी मैच नहीं होती है, तो उसमें आपकी बिल्डिंग ट्विस्ट में फेल हो जाती है। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, अगर मेरे जहन में आते हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उसके बाद हम जाते हैं एनालिसिस पे, रन एनालिसिस कर दें। रिज़ल्ट इंटरप्रेट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें हम सिर्फ रन कर देंगे। मैंने अपनी जो बिल्डिंग थी उसको रन कर दिया है, सारा डेटा इनपुट करने के बाद। वेट फॉर द रिज़ल्ट, बी पेशेंट। कोई भी मसला आ जाता है उसको दोबारा करेंगे तो आपकी उसमें उतनी प्रैक्टिस होगी। और जितनी चीज़ें हैं, एक चेक में आपको बता दूं कि थोड़े हमने जल्दी किया रन करने में, हमने चेक नहीं किया था, ठीक है, लेकिन ये उसने ख़ुद चेक कर दिया है। तो एनालिसिस की पूरी रिपोर्ट आपके सामने रन हो रही है। तो चीज़ें आपने उकताना नहीं है, किसी भी काम में आप उकता जाएंगे, उसको बोरियत से करेंगे तो वो फिर आपको इतना इंटरेस्ट, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, आपने स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको आप जितना आपके टाइम मिलता है, जब आप फ्रेश होते हैं, उसके बाद ये टाइम आपके पास बहुत होता है, तो आप कोशिश करें कि इसको आप सीखें, ज़रूर सीखें। बल्कि ये आपके सालों के काम महीनों में कर देता है, और महीनों के काम आपके दिनों में कर देता है, और दिनों के काम आपके मिनट में कर देता है। ये आपके एनालिसिस के बाद रिज़ल्ट है, लेकिन आप ऊपर ये पढ़ ले डिफॉर्म शेप, ठीक है, ये सिर्फ डिफॉर्म शेप दिया है, और किसके बेस पे दिया है, डेड लोड पे दिया है। बाकी मैंने कहा था रिज़ल्ट इंटरप्रेट अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन एक जो चीज़ मैं आपको कह रहा था स्किप हमने कर दिया एनालिसिस में, ये कि क्रिएट मॉडल, मॉडिफाई ज्योमेट्री, लास्ट डिस्प्ले, नो साइन सेलेक्ट ब्रिज, चेक वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। हाँ, वो आपके पास
चेक मॉडल जो है वो ETAB में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में मिलते हैं, इनके रिज़ल्ट इंटरप्रेट कैसे करते हैं और कैसे हमारा कौन सा बीम हमारे पास और स्ट्रेस है या नहीं है